हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह सुबह कभी कभी कुछ अलग भी खाना चाहिए, जैसे सैंडविच, पास्ता और भी कई चीज़, मैक्रोनी या फिर पोहा, इस टाइप की कुछ चीज़ खानी चाहिए। तो आज मैंने बनाए हैं सैंडविच। ये क्रीम वाले सैंडविच है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं कर रही हूँ। और मैंने सैंडविच मेकर में बनाए हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं इसमें, बिल्कुल गर्मा गर्म मार्केट स्टाइल। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी हरी सब्जी को क्लीन करने के लिए। ये चने का साग है फ्रेंड्स। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि चने का साग किस तरह से लगता है। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले चने का साग साफ करने से पहले आपको एक बार दिखा देती हूँ कि देखने में कैसा होता है। और बाकी कुछ और सब्जी भी लाए थे, जैसे कि ये गाजर रखी हुई है यहाँ पर, तो मैं लेकर बैठ गई थी। बस चने का साग और कुछ सब्जियाँ के इनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सब्जियों को एक बार साफ़ करके रख दें तो फिर बाद में काम काफ़ी आसान हो जाता है। और मटर भी रख दिए थे मैंने। मटर तो आजकल काफ़ी अच्छे रेट में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं मटर। ये सीज़न की सब्जी है, जैसे मटर हो गया, गाजर हो गया, और ये चने का साग। चने का साग तो वैसे रेयर मिलता है। तो फिर ये सब चीज़ें मैं लेकर, ये यहाँ पर बर्तन भी रखे हैं कि इनमें इनको क्लीन करके रख लूँगी, छिलके अलग रख लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया था कि मैं टीवी देखते देखते साफ़ की कर लिया करूँ इनको। काफ़ी अच्छा सजेशन था, और इसी सजेशन के अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ टीवी देख के करूँ, टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं क्लीन कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको चने के साग को क्लीन कर लिया है, और काफ़ी टाइम लगा था। वैसे नॉर्मल साग से ज़्यादा टाइम लगा था, जैसे पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, इसको साफ़ करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम इसको मुझे साफ़ करने में लगा था। धोकर सुखाकर मैंने इसको पहले ही रखा हुआ था, और अब मैंने इसके पत्ते पत्ते निकाले, क्योंकि इनकी डंडियाँ जो होती है काफ़ी मोटी होती है, उनको निकाल के अलग रखना होता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मटर भी छिल लिए हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सब्जी वगैरह का काम कर रही थी, और मटर थोड़े से रह गए थे, तो उनको भी मैं यहाँ पे छिल छिल के इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि मटर से आजकल काफ़ी रेसिपीज़ बनती है, जैसे कि आपको पता है कि मैं बंद गोभी में भी मटर डालती हूँ, और पुलाव में भी मटर डलता है, आलू मटर की सब्ज़ी बनती है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है। मटर से काफ़ी रेसिपीज़ बनती है। तो आजकल वैसे सब्जी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बना रही हो मटर से तो उसका टेस्ट दोगुना बन जाता है। और एक बार जब मैं जॉब करती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मटर के पकौड़े भी बनाए थे। मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता, आप में से किसी को पता होगी तो मुझे भी बताना फ्रेंड्स। उसमें मटर शायद बॉयल करके पकौड़ों में डाले जाते हैं, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं वो पकौड़े। तो इस तरह से लगी हुई हूँ फ्रेंड्स मैं मटर छिलने में। और वो जो साइड में पन्नी में रखा है, वो ये जो चने का साग है उसमें से कितना कूड़ा निकला है, देखिए फ्रेंड्स, वो पन्नी भरी हुई है तो काफ़ी निकलता है इसमें से। और ये चने का साग है। चने के साग की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। और उसके बाद फ्रेंड्स, नहा धोकर उसके बाद सारा काम निपट गया था। फिर मैं आ गई थी कपड़े तय करने के लिए। आजकल थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तो पिछले दिन के कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, और अगले दिन के कपड़े अभी मैंने धोकर रखे हुए हैं बालकनी में, जो आज वाले हैं। कल वाले सूख कर आ गए हैं, क्योंकि जब तक, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि कपड़ों में धूप ना लगे, तब तक ऐसे नमी नमी सी लगती है कपड़ों में, जैसे कि ऐसे लगता है कि कपड़े सूखे ही नहीं है। और मेरी ऐसी आदत है कि कपड़ों को अच्छे से मैं तय करके रख देती हूँ, और फिर मतलब जितना कपड़े साथ साथ ही निपट जाए, इनका काम तय करके रख दो, तो थोड़ा घर भी सेट सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा काम निपट गया। जब तक कपड़े तय ना हो और बिखरे बिखरे से रहे, तब तक ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा काम एक छूट गया है। तो इसी तरह से मैं इनको तय करके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपकी साइड आजकल कैसा मौसम है, मतलब धूप वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, और ठंड पड़ रही है तो कितनी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब होता है। ऐसा भी होता है कई जगह फोग है और कई जगह है ही नहीं, कई जगह धूप आज है, कई जगह दूसरी जगह निकली ही नहीं। तो इस तरह से कपड़े तय करने का काम हो गया था। और अब मैं आ गई थी चने का साग बनाने के लिए। पहले जो चने का साग था उसको मैंने एक बार दोबारा वॉश कर लिया था, और फिर उसको स्टीम दे दी थी, मतलब पानी में उबाल लिया था उसको। ज़्यादा देर तक नहीं उबाला था, थोड़ी देर तक उबाला था, 10-15 मिनट तक। और यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सबका पेस्ट बनाकर मैंने रख दिया। और यहाँ पर जीरा है, और वो पीसने के बाद वो पानी जो बचा था उसका पानी मैंने अलग रखा हुआ है। अब नॉन स्टिक पैन में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। आप चाहे तो देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, या तेल का सही है, क्योंकि आजकल देसी घी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जम भी सकता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए वो अगर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जमने लगेगा। तो तेल का तड़का सही रहता है। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया, आप चाहे तो राई, सरसों कुछ भी डाल सकते हैं जिसका आपको पसंद हो। उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इनका जो भी पेस्ट आपने बनाया है वो आप डाल सकते हैं। और चने का साग मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। चने का साग के बारे में मैंने काफ़ी सुना था अपने हस्बैंड से कि ये काफ़ी टेस्टी बनता है, बट मैंने ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज एक बार ट्राई
कर लेती हूँ चने का साग कैसा बनता है। और इसी के साथ लगी हुई तैयारी में, अभी देखते हैं किस तरह का बनता है। आप भी मेरे साथ देखते जाइए फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से फ्राई करना है, प्याज लहसुन अदरक को, और टमाटो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसको तब तक फ्राई कीजिए जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए, क्योंकि जितने अच्छे से फ्राई होता है मसाला उतना उसमें टेस्ट आता है, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, 2 चम्मच के आसपास बेसन डाला है। और जो ये साग था चने का साग आधा किलो के आसपास लिया था मैंने, शायद ये 30 रुपये किलो या 40 रुपये किलो था, तो मैंने आधा किलो लिया था। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मम्मी से मैंने रेसिपी पूछी थी, उन्होंने बताया था। यहाँ पर मैंने बेसन जो है सूखा डाला है, आप चाहे तो इसे पानी में ऐड करके पेस्ट बना के डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि पानी इसमें काफ़ी ज़रूरी है, तभी इसका अच्छे से पेस्ट बनेगा। वैसे तो आप इसमें बेसन का घोल ही बनाकर डालिएगा, इसमें थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड किया था ताकि ये बेसन जो है अच्छे से पक जाए। वैसे तो हमने इसको पहले भून लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा पकाने की तो इसको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर चने का साग वो जो मैंने उबाला था, इसको मैंने पीस लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा था। नॉर्मली जितना आपको पीसना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोग इसे घोटनी से भी घोटते हैं, वो जो लकड़ी का घोटने वाला आता है। उसके बाद मैंने इसमें साग ऐड कर दिया था, और अब मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि इसमें बेसन डला है तो इसको थोड़ा अच्छे से पकाना होगा। और मैं चावल के साथ के लिए बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाऊँगी, बहुत गाढ़ा भी नहीं, सेमी लिक्विड बनाऊँगी, मतलब बीच की ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से बनाऊँगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये साग पक रहा है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। और ये साग सच मानिए काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा कलर आया देखिए, और बहुत टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए फ्रेंड्स कुछ नया ताज़ा। और आजकल कारों में, बाइक में, सब में नई नई मतलब नई नंबर प्लेट्स लग रही है, आप सबको पता ही होगा। हमारी कार की एक्चुअली नंबर प्लेट चेंज हो गई है, और अब चिप वाली नंबर प्लेट लग रही है। मैंने सोचा एक बार आप सभी लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको ना पता हो। वैसे तो सबको पता होगा, क्योंकि सब जगह चेंज हो ही रही है। तो अगर नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी फ्रेंड्स। और मौसम तो वैसे ठंडा ठंडा ही है, बट थोड़ी बहुत दिन में धूप आ जा रही है तो थोड़ा राहत है, बट शाम के टाइम फिर ठंड हो जा रही है। अब ठंड ऐसा लग रहा है कि असली ठंड तो अभी पड़ रही है, क्योंकि सुबह के टाइम भी काफ़ी घना कोहरा रहता है, और दिन के टाइम फिर धूप आ जाती है, ये बात अच्छी है। और फिर शाम के टाइम फिर काफ़ी ठंड हो जाती है, काफ़ी ठंड भरा मौसम हो रहा है आजकल फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बस सुबह का टाइम तो हमारा ऐसा ही निकल जाता है, मतलब सुबह का तो शेड्यूल सभी लोगों का मोस्टली बिजी ही रहता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जब दिन का खाना हो जाता है लंच, क्योंकि सुबह आजकल लाइव क्लासेस भी चलती है बच्चों की, तो उसमें भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं। उसके बाद जब तक ब्रेकफास्ट तक तो ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे भी आजकल लेट उठते हैं, हमारी भी थोड़ी सी लेट ही नींद खुलती है। जैसे गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं, गर्मियों में सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, बट सर्दियों में ऐसा नहीं है। सुबह तो ऐसा मन करता है कि सोते ही रहो, और फिर दिन के टाइम जब तक लंच होता है तब तक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ आप थोड़े फ्री है। और उसके बाद फिर रात के टाइम जब हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, उसके बाद तो फिर हमारी ऐसी रेलगाड़ी बन जाती है फिर, क्योंकि डिनर की भी तैयारी, बच्चों को हल्की फुल्की स्टडी भी करानी होती है। और इस टाइप से बस फ्रेंड्स दिन निकल जाता है, पूरा पता भी नहीं चलता है कि कब सुबह से लेकर रात हो गई फ्रेंड्स। और रात को भी फिर ऐसा ही होता है, काम निपटने को ही नहीं आते। एक काम कर दो तो ऐसा लगता है अभी तो दूसरा ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपका मतलब काम कब तक निपट जाता है रात में, और किस तरह से आपका भी ऐसा बिजी शेड्यूल रहता है सुबह और रात को सब, या फिर आपका मतलब जल्दी जल्दी काम निपट जाता है, बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और बात बताती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, जैसे हस्बैंड वाइफ की कभी कभी हल्की हल्की थोड़ी बहुत झिड़क हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, इस तरह से मेरी भी हो जाती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेटिव है, आपको पता ही है, जैसे मैं उनकी तारीफों के पुल बांधती रहती, तो सच में वो तारीफ के लायक तो है ही, क्योंकि मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ उनको पहले ही पता होती है, कुछ भी बोलने से पहले ही चीज़ मेरे सामने हाजिर हो जाती है। या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैं उन्हें कोई बातों बातों में भी बोल दूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मतलब मेरे उनको बोलने से पहले ही वो चीज़ ला कर रख देते, और कई बार तो मेरे बोलने से पहले ही वो चीज़ मेरे सामने लाकर रख देते, जिसके बारे में मैं सोच ही रही होती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मेरे बोलने से पहले ही पता नहीं कैसे समझ जाते हैं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी रिश्ते में उतना ही हम पति पत्नी दोनों अच्छे तरीके से निभा पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सिर्फ रिश्ते को निभाता रहे और दूसरा कोशिश ही ना करे, तो दोनों तरफ से कोशिश होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ता अच्छे से मतलब संभल पाता है। और मतलब मेरे हस्बैंड इतने काफ़ी मतलब
सुधरे हुए और हर चीज़ उनको मुझे अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। और फिर जब मतलब मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग करने की, उनके हिसाब से करने की, पर कभी कभी जब वो मुझे गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, फिर बाद में मुझे अपनी ही गलती लगती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ही इस रिश्ते को निभाने में कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मिस्टर परफेक्ट है, मतलब उनकी हर चीज़, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे मन में कोई चीज़ आएगी, वो बोलेंगे तो मैं उनके हिसाब से करूँगी। क्योंकि बाद में सोचती हूँ तो लगता है कि हाँ, वो सही है, वो सही बोल रहे हैं। सोचने के बाद मुझे ये लगता है, क्योंकि उनका सोचने का नज़रिया, भैया हस्बैंड वाइफ का सोचने का नज़रिया दोनों का अलग अलग होता है। और कई बार हमको ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, जैसा हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ जो हमारे हस्बैंड सोच रहे हैं वो अच्छी रहेगी। तो इसलिए जब कभी ऐसा हल्का फुल्का झगड़ा होता है, मेरे हस्बैंड मुझे कभी कुछ बोल दे, तो उस टाइम तो मतलब मैं दिल पे नहीं लेती, पर बाद में अकेले में सोचती हूँ कि हाँ, शायद मेरी ही गलती होगी, क्योंकि नहीं, उनकी गलती नहीं हो सकती, ऐसे ही सोचती हूँ ना, उनकी गलती तो नहीं हो सकती, मेरी ही गलती रही होगी। और कहीं मैं ही कोई रिश्ते, तो मेरी तरफ से कोई ढील तो नहीं हो रही है इस रिश्तों को निभाने, मैं ही कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। बट बाद में ऐसा मेरे साथ ज़रूर होता है कि बाद में मैं उस गलती को अपने ऊपर, मतलब मैं उसको फिर गलती बाद में दोबारा करती नहीं हूँ। जिस भी बात पे ऐसा हुआ होता है तो बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करती हूँ और मान जाती हूँ अपने हस्बैंड की बात को और जो भी वो बोलते हैं। और क्योंकि वो मुझे ज़्यादातर अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं, एज मैं तो उनको बोलूँगी कि वो मेरे बेस्ट टीचर है। और मतलब टीचर्स डे पे मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगी, जब टीचर्स डे होगा, कि वो मेरे बेस्ट टीचर है, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बातें सिखाई है। जैसे आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, उस तरह से मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी ज्ञान दिया है, कई चीज़ों के बारे में बताया है। वो चाहे स्पिरिचुअल चीज़ हो, धार्मिक चीज़ हो, या फिर कुछ घर को रख रखाव की चीज़ें हो, कई चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली है फ्रेंड्स। बाकी तो फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबको पता है, टॉम एंड जेरी के जैसा होता है कि उनका तो मतलब जितना भी कर लो, किसी किसी हल्की फुल्की बात पे तो उनका झगड़ा होता ही रहता है। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से सुना है मैंने प्यार बढ़ता है और बढ़ता ही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों सीधे सीधे जो हस्बैंड ने बोला एकदम से वाइफ मान ले। थोड़ा बहुत तो झगड़ा भी बनता है, थोड़ा बहुत झगड़ा भी चलता है और अच्छा लगता है थोड़ा बहुत झगड़ा करना, हस्बैंड को छोटी छोटी बातों पर परेशान करना, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको भी फ्रेंड्स बताइएगा ऐसा लगता है? और अपने बारे में भी थोड़ी कुछ बातें मुझे बताइएगा कमेंट्स में फ्रेंड्स। आपकी बातें सुनना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है जो मैंने ना पढ़ा अपने कमेंट बॉक्स में, सबके पढ़ती हूँ और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो ये मत समझिएगा फ्रेंड्स कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ रिप्लाई भी करूँ, बट कभी रिप्लाई नहीं कर पाती अगर, तो मतलब मैं पढ़ती सबके कमेंट्स और दिमाग मेरे सबके आते हैं। और आपके जो कमेंट्स हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, मुझे बहुत एनकरेजमेंट देते हैं, बहुत एनकरेज होती हूँ मैं उनसे। और इवनिंग में फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी में आ गए थे और एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, बट उन्होंने दोनों बच्चों के साथ मुझे भी बुलाया था कि आप भी आना, तो मैं भी गई थी। और यहाँ की डेकोरेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ मैंने बाकी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट डेकोरेशन का रिकॉर्ड किया क्लिप। मैंने सोचा आपके साथ भी डेकोरेशन शेयर करती हूँ कि कितनी अच्छी डेकोरेशन है। मैंने सोचा था जब मेरे घर में मेरे बच्चों का बर्थडे होगा तो भी इसी तरह की डेकोरेशन करूँगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, अब ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग से। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर नई ब्लॉग के साथ मिलेंगे, कुछ नई रेसिपी के साथ मिलेंगे और कुछ नई नई बातों के साथ, नए नए काम के साथ मिलेंगे। बताइएगा फ्रेंड्स आप किस टाइप के ब्लॉग आपको मेरे अच्छे लगते हैं और आपको मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है। कोशिश करूँगी अगर कुछ आप नया बताएंगे तो उस तरह से कुछ नया करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स बाय बाय, कल मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ, नई नई बातों के साथ। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।